नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुभम वर्मा है और आप सभी का एग्ज़ाम मोड यूपी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का एग्ज़ाम बस कुछ ही दिनों बाद होने वाला है और इस समय बच्चों की सबसे बड़ी सिरदर्द है आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स, आपकी उत्तर प्रदेश सरकार की गवर्नमेंट स्कीम्स और साथ ही साथ आपकी केंद्र सरकार की गवर्नमेंट स्कीम्स इस एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जाएंगी और ये आपकी सिलेक्शन के लिए एक कॉर्नर स्टोन साबित होने वाला है, नील का पत्थर। मतलब इसके बिना सिलेक्शन आपको लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज़ के बारे में आपको क्लियरिटी बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो इससे पहले मैंने आपकी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने यूपी गवर्नमेंट की आपकी नवीनतम स्कीम आपको समझाई थी और इसमें हम आपकी यूपी गवर्नमेंट की जो पुरानी स्कीमें हैं 2014 से पहले जो उत्तर प्रदेश सरकार लेके आई है उन स्कीमों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, ज़्यादातर मैं कहूँ तो यही आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। नई वो नहीं पूछता क्योंकि सभी बच्चे कवर करते हैं, लेकिन पुरानी वो जरूर पूछता है। अच्छा, कल और परसों जो मैं वीडियो डालूंगा उसमें मैं आपकी केंद्र सरकार की नवीनतम योजनाएं और केंद्र सरकार की आपकी पुरानी योजनाएं कवर कर लेंगे हम लोग। तो आज हम लोग आपकी यूपी गवर्नमेंट की पुरानी स्कीम जो है उसको कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हम जानेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी है, जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 से रिलेटेड है। ये आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछा जाएगा, गारंटी है एग्जामिनेशन में ये आपके पूछा जाए। हदबंदी और चकबंदी के बारे में एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछा जाएगा, तो ये थोड़ा ध्यान से देखिए। इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति 24 जनवरी 1951 को प्राप्त हुई। यह अधिनियम 26 जनवरी 1951 को प्रकाशित हुआ। इस अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन 1 जुलाई 1952 से माना जाता है। अब यह है आपका चकबंदी से रिलेटेड, आपके जमींदारी उन्मूलन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, आपको बता देता हूँ, डी ऑप्शन होगा, 1, 2 और 3। पहले थोड़ा देख लेते हैं फिर डिटेल में जानेंगे। इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति आपको 24 जनवरी 1951 को प्राप्त हुई। याद रखिएगा, पूरे भारत में लागू हुआ था। इस अधिनियम 26 जनवरी 1951 को यह प्रकाशित किया गया था, ठीक है आपके। उसके बाद इस अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन आपका 1 जुलाई 1952 को माना जाता है। तीनों इन्फॉर्मेशन, तीनों डेटे आप याद कर लीजिए, ये एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकता है। अब थोड़ा इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। जमींदारी प्रथा जो आपकी वर्षों से चली आ रही थी, जिसमें क्या था कि बड़े बड़े आपके ज़मींदार होते थे, उनके पास बहुत सारी ज़मीनें होती थी। फिर भारत में आज़ादी के बाद आपके एक आंदोलन चला जिसमें क्या हुआ, सरकार ने मांग रखी कि ज़मींदारी व्यवस्था हम ख़त्म कर देंगे। मतलब कि जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं उनको टुकड़ों में बांट दिया जाएगा विभिन्न किसानों में, ताकि उनके पास भी ज़मीन का कुछ अंश आ जाए। और उसके बाद आपकी एक हदबंदी आती है, इसी को हदबंदी भी कहते हैं, ज़मींदारी व्यवस्था को ख़त्म करने को। हदबंदी क्या होता है कि आपकी जो लैंड की लिमिट है उसकी हद को कंट्रोल करना, मतलब कि किसके पास कितनी ज़मीन होगी ये कंट्रोल करना आप सरकार का काम था। फिर उसके बाद एक चकबंदी कानून आपका आता है। चकबंदी में क्या होता है कि मान के चलिए एक किसान है आपका, एक किसान का जो आपका ज़मीन है, खेती है, वो खेत है कहीं यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है, मतलब कि अलग अलग जगह पे है। तो इससे क्या होता है कि उस किसान को खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अगर उसे मान के चलिए एक खेत में पानी लगाना है तो उसको 4 दिन निकालने पड़ेंगे अपने विभिन्न खेतों में पानी लगाने के लिए। इसीलिए सरकार ने सोचा हम चकबंदी लेके आएंगे, ताकि विभिन्न जो किसानों की अलग अलग भूमि है उसको कंसोलिडेट करके एक जगह पे उसको दे दी जाए, ताकि खेती करना उसके लिए आसान हो जाए और उसकी सुख सुविधा के लिए ये सरकार नियम लेके आई। आपका क्या कहते हैं इसको? चकबंदी कानून, ठीक है। अब जब आपका ये जमींदारी प्रथा को कानून ख़त्म करने के लिए कानून लाया गया भारत सरकार ने, तो उत्तर प्रदेश राज्य आपका पहला राज्य बना जिसने आपको इसे पूरे राज्य में लागू किया था। 1950 में उत्तर प्रदेश पहला आपका राज्य बना था, ठीक है। तो उसके बाद पश्चिम बंगाल और केरल में भूमि सुधार की आपके मुहिम को चालू किया गया, जिसकी वजह से लैंड टू टिलर योजना जो आपकी थी ये नारा इसका लगाया गया, ठीक है, जिसकी वजह से आपका यहाँ पर भी सक्सेसफुली हुआ पश्चिम बंगाल और केरल में। भूदान आंदोलन आपका 1951 में बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य विनोबा भावे के द्वारा पोचमपल्ली जब तेलंगाना में लाई करता है, इसकी शुरुआत करी गई, जो स्वैच्छिक भूमि दान पर आधारित था।
जो लोग स्वेच्छा से अपनी भूमि दान करना चाहते थे, गरीब किसानों को या फिर भूमिहीन किसानों को, वो दान कर सकते थे आपके भूदान आंदोलन से। विनोबा भावे के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। अच्छा, जब आपका ये कानून सरकार के द्वारा लाया गया तो उसके बाद एक क्या होता है, आपका कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य में एक केस जाता है, जिसमें पटना हाई कोर्ट ने बिहार के भूमि सुधार कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। मतलब कि पटना हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो भूमि सुधार आप कानून ला रहे हैं ये असंवैधानिक है। मतलब जिसके पास जितनी ज़मीनें हैं उतनी रहनी चाहिए, ये उसका आपका संविधान के द्वारा दिया गया अधिकार है, इसीलिए यह आपका असंवैधानिक है। जिसके बाद आपका सरकार क्या करी, केंद्र सरकार आपका प्रथम संवैधानिक संशोधन आपका लेके आई। ठीक है, इसको लाने की जरूरत पड़ी आपके, तो 1951 में आपके प्रथम संवैधानिक संशोधन आपका लाया गया है, जिसमें भूमि सुधार के कानूनों को अदालतों में चुनौती से बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू सरकार द्वारा एक लाया गया था आपका ये संशोधन बिल। इसमें क्या था कि 9वीं अनुसूची आपके संविधान में जोड़ी गई, और 9वीं अनुसूची में आपके जो आपका कंसोलिडेशन लैंड कंसोलिडेशन एक्ट था, या फिर जो आपका भूमि अधिग्रहण जो कानून था, आपका भूमि सुधार कानून था, इसको उसमें डाल दिया गया। डालने के बाद क्या था, इसमें ये लिख दिया गया था कि 9वीं अनुसूची का आपका न्यायिक पूर्वावलोकन आपका सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट नहीं कर सकती। मतलब कि पूरी तरीके से अब सरकार के ऊपर डिपेंड था कि सरकार चाहे तो आपके गरीब किसानों को जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है उनसे लेके उन पे डिवाइड कर सकती है। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची आपकी जोड़ी गई, और साथ ही साथ जो आपका प्रॉपर्टी का अधिकार था, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी था, जो आपका एक फंडामेंटल राइट था, मतलब कि आपका एक मौलिक अधिकार था, उसको आपके सरकार ने ख़त्म कर दिया। और साथ ही साथ अनुच्छेद 31A और 31B, इसमें क्या लिखा था, इन्हें संपत्ति के अधिकार के उल्लंघन के आधार पर भूमि सुधार कानूनों को रद्द होने से बचाने के लिए जोड़ा गया था। इनको जोड़ा गया। आपके राइट टू प्रॉपर्टी जो आपके आर्टिकल नंबर 19 में लिख रखा था, उसको सरकार ने भंग कर दिया कि राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है, ये कानूनन अधिकार आपका होगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो बड़े लैंड के टुकड़े थे वो छोटे छोटे किसानों में आपके बांट दिए गए। तो चकबंदी अगर देखा जाए तो चकबंदी आपके कहाँ पर आपके पहली बार सफल हुई, उत्तर प्रदेश में आपके 1950 में सफल हुई। उत्तर प्रदेश में आपकी चकबंदी अभी तक कितनी बार हो रखी है, 2 बार हो रखी है, ये याद रखिएगा। उसके बाद शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाद आपको याद रखना है, 1951 में आया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखा था। जो आपका संशोधन किया गया था ना, जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, उसको बरकरार रखा और संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति दी थी। ठीक है, जिसकी वजह से आपका फंडामेंटल राइट जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी था उसको ख़त्म कर दिया था सरकार ने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम आया, यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953। इसमें क्या था, इसमें आपकी चकबंदी करी गई। ठीक है, चकबंदी करी गई 1953 में आया है। चकबंदी में क्या था आपका कि जिन जिनके चक आपके बहुत जगह डिवाइड थे, मैंने आपको बताया, उसको कंसोलिडेट करके एक जगह पे लाने का सरकार ने आपके काम किया, ताकि उस किसान को आपको सहूलियत हो सके किसानी करने में, और जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उसकी आय भी बढ़ेगी, ये सरकार का टारगेट था मेन। तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे आपका प्रायोगिक शुरुआत आपकी चकबंदी की शुरुआत 1954 में करी गई थी। यह अधिनियम 8 मार्च 1954 से आपका प्रभावी था। 1953 में इसे लाया गया था। 1954 में इसकी शुरुआत मुजफ्फरनगर कैराना तहसील से और सुल्तानपुर के मुसाफिर खाना तहसील से इसकी शुरुआत करेगी। ठीक है, मुजफ्फरनगर से और साथ ही साथ आपका सुल्तानपुर से 2 जिलों से आपकी स्टार्ट करेगी थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और पूरे राज्य में इसका विस्तार आपके 1958 में कर दिया गया था। तो ये था आपका यूपी का चकबंदी और हदबंदी आपका जो कानून था, जिसके बारे में आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चकबंदी आपका 1953 में लाया गया था। ठीक है, और ये दोनों आप वाद याद रखिएगा, कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य और शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, चकबंदी और हदबंदी से रिलेटेड आपके ये कुछ कानून थे। और प्रथम संवैधानिक संशोधन में क्या हुआ था, ये सब बेसिक चीज़ याद रखना, क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो जमींदारी उन्मूलन वाला 1951, 1950 वाला ये, और 1953 में आपका चकबंदी वाला लाया गया था। दोनों के बारे में मैंने आपको समझा दिया। तो ये इंपॉर्टेंट था, आपके एग्जामिनेशन में ये पूछा ही जाएगा, तो इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपका
उत्तर प्रदेश में किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? यहाँ पर आपसे वृद्धावस्था पेंशन योजना नहीं पूछी गई है, पूछा गया है किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना कब शुरू की थी, किसानों के बारे में। ठीक, 2 अक्टूबर 1996, 2003, 2005 या 2009। तो इसमें याद रखना है कि किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना आपकी 2 अक्टूबर सन 2003 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च करी गई थी। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अगर मुख्य बिंदु 2026 में क्या अपडेट है वो जानना आपके लिए जरूरी है। 60 वर्ष से अधिक आयु के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है आपका ये स्कीम। ठीक है, किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना 60 वर्ष से आयु से ज़्यादा जिन किसानों की आपकी आयु हो जाती है वो इस पेंशन के तहत आपका लाभ ले सकते हैं। पेंशन राशि आपकी अब 1000 रुपये कर दी गई है। 1000 रुपये आपको याद रखना है कि प्रति माह आपकी पेंशन की राशि कर दी गई है। ये त्रैमासिक आधार पर आपको मिलता है, मतलब 3 महीनों में एक बार किस्त आपकी आती है 3000 रुपये की। ठीक, ये याद रखना है। पात्रता इसमें है 60 वर्ष से अधिक आयु के गरीबी रेखा से नीचे वाले किसान आपके इसके लिए एलिजिबल हैं। अंशदान, यह योजना मुख्य रूप से वृद्धों के लिए सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आती है। भाई वृद्ध लोग आपके कई के बार असक्षम होते हैं या फिर उनकी औलादें भी बहुत ज़्यादा कई के बार नालायक होती हैं जिसकी वजह से वो अपने माँ बाप को छोड़ देती हैं। भाई एहसान फरामोश औलादें भी आजकल बहुत ज़्यादा है, आप सभी जानते हैं। भाई आप लोग अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए जी तोड़ से मेहनत कर रहे हैं और आप अपने माता पिता की इज्जत भी करते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी औलादें हैं जो अपने माता पिता को पूरी तरीके से छोड़ देती है। तो सरकार जो है उनकी सहायता करने के लिए एक कदम आगे बढ़ा के लेके आती है। तो उसी के तहत आपकी ये पेंशन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है किसानों के लिए, याद रखिएगा। 2003 में लॉन्च करी गई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग आपका देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कृषक बही योजना कब प्रारंभ करी गई थी? कृषक बही योजना जो उत्तर प्रदेश में आपकी है बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। ये कब लागू करी गई थी? 1990 में, 92 में, 95 या 2000 में? बताइए। तो आंसर इसका रिवील करूं? इसका आंसर है आपका 1992। ठीक है, तो 1992 में आपकी कृषक बही योजना की स्टार्टिंग आपके उत्तर प्रदेश सरकार ने करी। अब कृषक बही योजना आपकी होती क्या है? बही खाता आपका होता है भाई, आप किसी जाते हैं किसी किराने की शॉप में तो एक बही खाता होता है, एक रजिस्टर होता है जो मेंटेन करता है वो दुकानदार, ताकि उसके पास कितने लोग उस राशन लेके गए हैं, भाई उनका क्या क्या बकाया है, और एक पर्टिकुलर पेज में किसी एक आपके जो खरीदार है उसके बारे में पूरा ब्यौरा लिखा होता है, पूरा बही खाता उसमें लिखा होता है। इसी तरीके से आपका जमीन के बही खाता को बरकरार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार आपकी कृषक बही योजना लेके आई। इसमें क्या था कि एक आपका जो किसान था उसकी कितनी खेती है, कहाँ कहाँ खेती है, उस खेती में क्या क्या चीज़ें आपकी उगाई जाती हैं, कौन कौन से वर्ष में वहाँ पर मतलब आपके क्या क्या चीज़ें उगाई जाती है और बारिश कब होती है, इन सब का ब्यौरा पूरा एक जगह पर उसकी खेती कितनी है, कहाँ कहाँ पे है, इन सबको एक जगह पर व्यवस्थित करने के लिए आपकी कृषक बही योजना लाई गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, तो ये है आपका कृषक बही योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण किसान केंद्रित पहल थी, जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी भूमि संबंधी जानकारी को प्रमाणित रिकॉर्ड उपलब्ध कराना था। मतलब एक तरीके से उनके लैंड के लिए प्रॉपर्टी कार्ड के, उनकी ज़मीन के जो कागजात थे वो उनको दिए गए थे आपके। प्रारंभ वर्ष इसका 1992 था, मैंने आपको बताया था। मुख्य उद्देश्य इस स्कीम के थे कि किसानों को उनकी कृषि भूमि का प्रमाणित विवरण उपलब्ध कराना, भूमि स्वामित्व से जुड़े विवादों को कम करना। भाई कागज होंगे तो विवाद ऑटोमेटिक नहीं होगा, उस ज़मीन का असली हकदार कौन है ये पता होगा तो ऑटोमेटिकली आपके झगड़ा लड़ाई कम होगा। वरना पहले क्या होता था कि ये ज़मींदार या फिर ये बड़ा किसान दूसरे किसी किसान की ज़मीन पर कब्जा कर लेता था जब कागज़ आपके पूरी तरीके से तैयार नहीं थे, तब होता था। राजस्व अभिलेखों को, लैंड रिकॉर्ड्स को किसानों तक आसान रूप से पहुंचाना, जिसकी वजह से जब लैंड रिकॉर्ड उनके पास आ गए तो ज़मीन के कागज़ वो लोग आपके गिरवी रख के ग्रामीण बैंकों से और विभिन्न बैंकों से वो लोग ऋण भी आपका ले सकते थे। ठीक है, तो ऋण भी की सुविधा आपकी सरकार ने प्रोवाइड करी। सरकारी योजनाओं को लाभ प्राप्त करने के लिए एक तरीके से भूमि प्रमाण उपलब्ध कराना इस स्कीम का आपका उद्देश्य था। तो ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट थी। कृषक बही योजना याद रखिएगा 1992 में लॉन्च करी गई थी और इसका मतलब क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। अगली आपकी जो इम्पोर्टेंट स्कीम है ये है आपकी किसान मित्र योजना। तो किसान मित्र योजना भी उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्कीम थी। ठीक है,
अब किसान मित्र क्या समझते हैं? एक तरीके से जैसे कि आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से अगर बिलोंग करते होंगे या फिर अगर आप तैयारी करते होंगे तो आपने सुना होगा LIC मित्र। मतलब कि LIC की जो आपकी स्कीम्स वगैरह सरकार लेके आती है जिसकी वजह से लोग बीमा कराते थे, तो उसका एक मित्र होता था, मतलब कि उसको गाइड करने के लिए कि इस स्कीम में क्या क्या चीज़ें होता है, कितना प्रीमियम भरा जाता है, कब कब आपको पैसा भरना है, इससे क्या बेनिफिट है, ये बताने के लिए आपको एक अपॉइंट कर रखा था LIC ऑफिसर जिसको कहते थे, जिससे आपको LIC मित्र नाम से भी जाना जाता था। उसी तरीके से अगर आप रिलेट करेंगे तो किसान मित्र होता है, मतलब कि एक किसान के लिए आपका उसकी ज़मीन पे क्या क्या चीज़ें उगानी चाहिए, उसकी ज़मीन की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कितनी है, ये सब कौन बताएगा? ये सरकार के द्वारा अपॉइंट किया गया आपका किसान मित्र बताएगा। भाई उसको अगर कुछ यंत्र लेने हैं तो उसके लिए सरकार की कौन कौन सी योजनाएं आपकी है जिसके तहत उसको छूट मिल सकती है, ये बताने का काम किसान मित्र का आपका था। भाई बरसात कब होगी अगर किसी को जानकारी लेनी है तो कहाँ से लेगा? तो किसान मित्र से आपका वो किसान इन्फॉर्मेशन आपका ले सकता है। ठीक, उसको अपनी आय कैसे वृद्धि करनी है ये सभी बताने का काम आपका किसान मित्र का होता है। तो किसान मित्र योजना आपकी 18 जून 2001 से आपकी लाई गई थी उत्तर प्रदेश में। उस समय आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, ठीक है, जो वर्तमान में आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं भारत सरकार के। इस योजना के प्राथमिक लक्ष्य आपके थे कि किसानों को कृषि विभाग की योजनाएं, नई तकनीकों के बारे में अवगत कराना। ठीक है, इसके लिए आपके जो किसान मित्र अपॉइंट करे गए थे उनकी शैक्षणिक योग्यता आपकी इंटरमीडिएट होना चाहिए, मतलब कि 12वीं पास आपके होने चाहिए थे, और साथ ही साथ आपके स्नातक करे होने चाहिए, मतलब BSc AG कृषि स्नातक आपका करे होने चाहिए, BSc एग्रीकल्चर आपका होना चाहिए। ये दोनों पात्रता उनके लिए थी, तब वह किसान मित्र योजना के तहत किसान मित्र के लिए अपॉइंट कर सकते थे। तो किसान मित्रों को क्या करा जाता था वर्तमान में, प्रति जो आपका ये एक तरीके से सरकार और आपके किसानों के बीच में एक ब्रिज का काम करते थे, लिंक का काम करते थे, जो किसानों को आपको गाइड करते थे। सरकार की तरफ से इनको कुछ छूट भी दी जाती थी, ठीक है, इनको कुछ पैसे दिए जाते थे ताकि ये अपना काम कर सके सैलरी के तौर पे। तो आधुनिक आपका बदलाव, नवीनतम बदलाव क्या हुआ है, 2008 में इस योजना का नया रूप दे दिया गया था। ठीक है, 2001 में लॉन्च करी गई थी, 2008 में इसे नया रूप दे दिया गया था। सरकार ने यूपी किसान मित्र मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया था। भाई आप लोग एक डायल फ्री नंबर भी होता है और किसान मित्र मोबाइल ऐप भी आपका लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी वजह से डायरेक्ट आप लोग इन्फॉर्मेशन सरकार से प्राप्त कर सकते हैं, किसान लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें किसान अपने पंजीकरण और भुगतान स्थिति को डिजिटल रूप से ट्रैक कर सकते हैं। तो एक तरीके से लैंड को डिजिटल तरीके से कनेक्टिविटी करने के लिए, ताकि किसान आपका बहुत ज़्यादा जागरूक हो सके, इसके लिए किसान मित्र योजना लाई गई थी और वर्तमान में इसे मोबाइल ऐप AI के थ्रू इसे और ज़्यादा एडवांस आपका बनाया जा रहा है। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने AI की हेल्प लेके किसान मित्र का एक ऐप लॉन्च किया है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए उस ऐप का नाम क्या है। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आप लाइक करेंगे तो ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचेगी और बाकी बच्चों का भी भला होगा। और आगे तैयारी के लिए इस चैनल पर आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको तैयारी कराऊँगा। मेरा एक लंबा अनुभव रहा है, मैंने आपका UPSC CDS 2 बार निकाला है, असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जामिनेशन मैंने क्रैक किया है, SSC CGL इस हाल ही में मैंने क्रैक किया है, और आपका दिल्ली पुलिस SI का पेपर लगातार मैंने 2 बार निकाला है। तो ये अपने अनुभव के साथ मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको कवर करा रहा हूँ। बस आपको करना क्या है, ध्यान से पढ़िए और नोट करते चलिए। बाकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगली योजना पढ़ते हैं। कन्या विद्या धन योजना के तहत पात्र छात्राओं को कितना प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है? एक आपके उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्या धन योजना चलती है, लॉन्च करी गई थी। उसके बाद प्रेजेंट टाइम में पूछा गया है कि आपको सरकार कितना रुपया प्रोवाइड करती है बालिका को। ठीक है, तो बताना है 20,000, 25,000, 30,000 या फिर आपके 50,000। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका 30,000 रुपये। कितने? 30,000 रुपये प्रेजेंट टाइम में। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग जान लेते हैं। गरीब और मेधावी छात्रा जो आपकी हैं, उन्होंने अगर 12वीं पास कर रखी है और उसके बाद उच्च डिग्री या डिप्लोमा को अगर वो जारी रखती है, पढ़ाई के लिए आगे वो जाती हैं आगे, तो सरकार उनकी मदद के लिए आगे आती है।
12वीं पास लड़कियों को सरकार आपका कुछ प्रोत्साहन राशि देती है ताकि उनकी पढ़ाई आगे कंटिन्यू आपकी चलती रहे। ठीक है, तो पात्रता इसके लिए उत्तर प्रदेश का मूल निवासी आपका होना चाहिए। वो छात्रा जो है आपकी उत्तर प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए। 12वीं कक्षा वो पास होनी चाहिए, चाहे यूपी बोर्ड की हो, सीबीएसई, आईसीएसई, या फिर चाहे आपके मदरसा बोर्ड से भी। याद रखिएगा, मदरसा बोर्ड के लिए भी ये आपकी स्कीम लागू है। मदरसा बोर्ड से भी अगर वो पास होकर आई है तब भी उसको आपको सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि प्रोवाइड करी जाएगी। हाल ही में आपकी सरकार ने इसको 30,000 रुपये कर दिया है। 30,000 रुपये राशि प्रोवाइड करती है। और सामान्यतः परिवार की आपकी वार्षिक आय जिनकी होनी चाहिए, उस परिवार की वार्षिक आय आपकी 48,000 होनी चाहिए। बिलो पॉवर्टी लाइन अगर आपकी वो फैमिली है तभी उसको आपको ये लाभ मिल सकता है। ठीक है, उस परिवार की जो बच्ची है उसको लाभ मिल सकता है। ठीक, योजना कब लागू हुई? तो प्रथम चरण इस योजना का आपका 2004 में लागू किया गया था। उस समय आपकी मुलायम सिंह की सरकार थी, तब 20,000 रुपये देने की बात करी गई थी। और उसके बाद 2007 में सत्ता परिवर्तन के बाद इसे बंद कर दिया गया था। उसके बाद 2012 में जब अखिलेश यादव की सरकार आई तो इसको फिर से कंटिन्यू आपका करा गया और इसको बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया। तो कितना रुपये जाता है? 30,000 रुपये। स्कीम का नाम क्या है, क्या क्या पात्रता है, मैंने आपको सब समझा दिया। बस याद रखिएगा, यहाँ 48,000, यहाँ 30,000 और यहाँ विभिन्न बोर्ड, 12वीं पास, ये सब बेसिक चीज़ें याद रखनी है। ठीक, उसके बाद एक आपकी इंपॉर्टेंट स्कीम है, आप क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं, बस समझिए थोड़ा। एक आपका स्कीम होती है कृषि यंत्रीकरण योजना। मान के चलिए किसानों को किसी कृषि यंत्र खरीदने हैं। भाई वर्ल्ड लेवल पे अगर उन्हें कॉम्पीट करना है, जैसे यूएसए के किसान हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी दवा का छिड़काव, अगर आप देखेंगे वीडियो में, तो वहाँ पर दवा का छिड़काव भी आपके मिनी एरोप्लेन से करा जाता है। मिनी एरोप्लेन से आपका दवा का छिड़काव करा जाता है। भाई कितनी बड़ी बात है, कितना आगे वो किसान आपका हो गया है। और यहाँ पर आपका मान के चलिए एक किसान है, से फॉर एग्जांपल कोई भी, वो क्या करता है, उसको आज भी दवा डालने के लिए स्प्रे मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। और बाई चांस अगर उसकी खेती बहुत ज़्यादा है तब क्या करेगा वो, तब तो वो परेशान हो जाएगा। तो यूएसए का एक किसान जो एक ही दिन में कम से कम 50 से 100 हेक्टेयर के बीच में दवा डाल देता है, और ये किसान आपका समझ लीजिए 10 बिस्वे में या फिर आपका 1 बीघे 2 बीघे में दवा डाल पाता है। तो इसका कंपटीशन इसके साथ कभी नहीं हो पाएगा। ये तो आपका अमेरिका का किसान हद से ज़्यादा आगे निकल जाएगा और मार्केट में जो ये सामान बेचेगा वो सस्ते दरों में बेचेगा। और ये किसान आपका जो बेचारा गरीब था और जो जिसके पास तकनीकी सुविधा नहीं थी, तो ये प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये मार्केट में पीछे रह जाएगा और इसकी आय आपकी जनरेट नहीं हो पाएगी। हमारी भारत की सरकार आपकी कृषि की आय को 2 गुना की बात बहुत दिन से कर रही है, कर नहीं पा रही है, कर रही है, लेकिन देखिए, तो उसी के लिए योजना कर रही है। तो उसके तहत ही आपकी ये सारी स्कीमें लाई जाती हैं। इसमें क्या होता है कि अगर किसी किसान को आपको यंत्र खरीदना है, किसी किसान को अगर यंत्र खरीदने हैं, मान के लिए ट्रैक्टर, आपकी ड्रोन खरीदने हैं दवा डालने के लिए, स्प्रे के लिए, और साथ ही साथ आपकी और थ्रेशर मशीन, ये सारी चीज़ें खरीदनी है, इंजन खरीदना है, तो इसके लिए आपको सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करती है। उन किसानों को सब्सिडी सरकार के द्वारा प्रोवाइड करी जाती है, ताकि छूट देती है, ताकि वो लोग यंत्र खरीद सकें और अपनी कृषि को आधुनिक बना सकें। तो इसके लिए आपकी ये स्कीम लाई गई थी। इंग्लिश में इसे सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन SMAM के नाम से जाना जाता है। ईयर आपको नहीं याद रखना है, सरकारें काफ़ी वक्त से आपकी करती जा रही हैं। इसमें क्या होता है ये चीज़ें पता होना चाहिए। 40 से 80% के बीच में सब्सिडी सरकार प्रोवाइड करती है किसानों को, ये इसमें याद रखना है। यह केंद्र सरकार की प्रायोजित योजना है जो राज्य में कृषि विभाग द्वारा लागू करी जाती है। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम आपकी होती है, जिसमें आपका पूरी तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा फंड किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा मिलकर ये स्कीम लागू करी जा रही है। छोटे और सीमांत किसानों को कम लागत में आधुनिक कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर, रोटावेटर आदि उपलब्ध कराना इस स्कीम का मेन काम है। तो होपफुली आपको ये स्कीम समझ आ गई होगी। इस स्कीम का मतलब क्या था, SMAM के नाम से अगर लिख के आए तब भी आपको सही करके आना है, और कृषि यंत्रीकरण योजना लिख के आए तब भी आपको सही करके आना है। योजना का आपको मतलब पता चल गया, उद्देश्य खाली पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग 2 स्कीमें आपकी हैं वो डिस्कस करते हैं, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपकी वृद्धावस्था पेंशन योजना और ये आपकी है विधवा पेंशन योजना। पहले तो ये बात समझ लीजिए कि अगर किसी को आपके वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाभ मिल रहा है तो उसको विधवा पेंशन योजना के तहत आपको लाभ नहीं मिलेगा। दोनों में से किसी एक स्कीम में वो इनरोल हो सकता है, याद रखिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब इसमें क्या होता है, वृद्धावस्था में 60 साल से अधिक आयु वाले जितने भी लोग आपके हैं भारत में नहीं, उत्तर प्रदेश में, भारत में तो है ही, लेकिन यूपी गवर्नमेंट की स्कीम है। तो यूपी में अगर 60 वर्ष से ज़्यादा किसी की भी आयु है और वो गरीबी रेखा से आपका नीचे आता है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, तब उसको 1000 रुपये प्रति माह सरकार देती है। ये त्रैमासिक दिया जाता है, मतलब 3 महीने में एक बार आपके खाते में आएंगे, 3000 रुपये आते हैं, 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से आते हैं। पहले यही 500 रुपये थे। तो अगर आपको ऑप्शन में 500 रुपये आ जाए ऑप्शन में, तो वो गलत करके आइएगा। अब 1000 रुपये हो गए हैं, सीधे बैंक खाते में आपके जाते हैं। जरूरी दस्तावेज इसके लिए चाहिए होते हैं, अगर किसी को आपको लिंक करना है, वैसे तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, पर जान लीजिए, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की जरूरत होती है इसमें आपका इनरोल होने के लिए स्कीम में। ठीक है, उसी तरीके से विधवा पेंशन योजना में क्या होता है कि 18 वर्ष से अधिक आयु की अगर कोई महिला है, किसी कारणवश अगर वो विधवा हो गई है, उसके पति की डेथ हो गई है, तब क्या होता है, सरकार उस विधवा को आपके पेंशन देती है 1000 रुपये प्रति माह, त्रैमासिक के रूप में। 3 महीने में एक बार आपके आता है, 3000 रुपये आते हैं। शर्त यह है कि पुनर्विवाह उसका नहीं हुआ होना चाहिए। 1000 रुपये प्रति माह मिलते हैं, सीधे बैंक खाते में आते हैं। तो ये भी आपकी एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है, विधवा पेंशन योजना और वृद्धावस्था पेंशन योजना। ठीक है, तो ये दोनों पेंशन योजना थी, इम्पॉर्टेंट थी, याद रखिएगा। ठीक, अब जिस तरीके से एग्ज़ाम का ट्रेंड बदल रहा है, तो वो आपसे समाजवादी पेंशन योजना, लोहिया पेंशन योजना, लोहिया आवास योजना, इस नाम से जहाँ पर से आपकी दूसरी गवर्नमेंट की एक खुशबू आती है, उससे सरकार आपसे या फिर उससे आपके यूपी ट्रिपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो आपसे एक स्कीम को डायरेक्ट देगा, बिना पीछे कोई नाम लिए, सीधे पूछेगा विधवा पेंशन योजना के तहत विभिन्न जो आपके लिख रखा है, इनमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है, इसके बारे में पूछेगा। तो ये विधवा पेंशन योजना और वृद्धावस्था पेंशन योजना मैंने आपको बता दिया। अब ये हो गई आपका टोटल वीडियो का अंत, जिसमें आपकी पुरानी जो आपकी योजनाएं थी, ये कुछ इंपॉर्टेंट थी, जहाँ से आपके एग्जाम में पूछने के 99% चांसेस है, वो मैंने आपको बता दिया। अब सब तो आप कवर नहीं कर सकते, आपके पास टाइम भी नहीं है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें जो इम्पोर्टेंट आपकी करंट की जो स्कीम्स है उत्तर प्रदेश सरकार की, वो मैंने कवर कराई हैं, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ये स्पेशली आपके लेखपाल के एग्जाम के लिए है। आने वाले 2 वीडियो में आपकी केंद्र सरकार की नवीनतम योजनाएं और केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण पुरानी योजनाएं, इसके बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपकी मनरेगा का नाम बदल के जी राम जी रख दिया गया है, उसके बारे में बताऊंगा। गारंटी है उससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को इस बार मिलेगा। तो ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए दोस्तों, ताकि ये बाकी सारे आपके विद्यार्थियों के पास पहुंच सके। और जो कूड़ा कबाड़ा जो नेट पे वो लोग पढ़ रहे हैं, बहुत सारे चैनल आपके 4-4 घंटे 5-5 घंटे का आपका मैराथन चला रहे हैं, भाई उससे कुछ निकलना है, कोई आउटपुट नहीं निकलेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़िए और स्मार्ट अप्रोच करके तरीके से पेपर सॉल्व करेंगे तभी निकलेगा। खिलवाड़ करके करेंगे तो पेपर नहीं निकलने वाला है। यूपीएसआई का आपने कट ऑफ देखी ना, कितना भी आपका उसमें कथाकथित आपके इल्ज़ाम लग रहे हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट अब बहुत ज़्यादा डीप आने वाले हैं। भाई यूपी ट्रिपल एस लेखपाल के एग्जाम में आपके यूपी पीसीएस का बंदा ही बैठ रहा है। यूपी पीसीएस का जो लड़का है जिसने आपके लोअर पीसीएस की वैकेंसी के लिए इसमें पेट दिया था, वो बंदा इसमें बैठेगा और उससे आपका कंपटीशन होने वाला है। जो स्मार्ट स्टडी करके आए, एलिमिनेशन टेक्निक उसको पता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करा जाता है ये भी जानता है। हर क्वेश्चन को आपको वहाँ पर आंसर नहीं आता होगा, लेकिन एलिमिनेशन टेक्निक अगर आपको पता है तब क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो थोड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चन सॉल्व करिए और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, रट्टाफिकेशन से कुछ नहीं। आपके सामने मैं बैठा हूँ, 98.92 परसेंटाइल है मेरे यूपी ट्रिपल एस पेट में। स्मार्ट तरीके से बिना एक दिन पढ़ाई के यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, आप सभी को पढ़ा भी रहा हूँ और अपनी तैयारी भी कर रहा हूँ। बिना एक दिन पढ़ाई किए मैंने उसका पेपर दिया था और स्मार्ट अप्रोच से मैंने सॉल्व किया। एक वीडियो आपको लेके आऊँगा मैं, कैसे पेपर सॉल्व करा जाता है, ताकि आपका स्कोर ज़्यादा बूस्ट हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।